नेक्स्ट प्रॉब्लम सेकेंड है, द प्रेशर ऑफ द गैस करस्पॉन्डिंग टू वेरियस वॉल्यूम्स कैपिटल V इज मेजर्ड बाय द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे पहले V दिया है, फिर P दिया है। V मीन्स वॉल्यूम्स जिसकी यूनिट है प्रेशर, जिसकी यूनिट है वॉल्यूम्स दिया है 50, 60, 70, 90, 100, प्रेशर 64.7, 51.3, 40.5, 25.9 एंड लास्ट 78। फिट द डेटा टू द इक्वेशन PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू C। इस डेटा को इस कर्व पे फिट करना है। ये कर्व क्या है? PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू C। कितने वेरिएबल हैं? यहाँ कितने वेरिएबल हैं? केवल 2 वेरिएबल हैं, एक कैपिटल P कैपिटल V। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू यहाँ दे रखा है। तो वेरिएबल P और V है, तो बाकी क्या है? कांस्टेंट है। बाकी इसमें कांस्टेंट क्या है? PV टू द पावर गामा, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू C। अगर ये दोनों वेरिएबल हो गए जिनकी वैल्यू यहाँ टेबल में दिया है, तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों कांस्टेंट हो गए। यानी अगर इसकी फिटिंग करना है तो कांस्टेंट गामा और C की वैल्यू चाहिए। किसके हेल्प से? इस डेटा के हेल्प से। इस डेटा के हेल्प से गामा और C की वैल्यू निकालो, इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा। तो इसकी फिटिंग करने का मतलब कांस्टेंट गामा C की वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे, फिटिंग मिल जाएगी। कैसे करेंगे? सेम प्रोसीजर जैसे एक्सपोनेंशियल कर्व का करते हैं। इस इक्वेशन का अगर हम लोग लॉग लेते हैं तो लॉग लेने पे ये भी स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाता है। सेम टू सेम स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, स्ट्रेट लाइन की फिटिंग कर लेंगे, सेम निकाल लेंगे। यहाँ कुछ चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे, कुछ चीज़ ये बताना चाहेंगे, पहले क्लियर कर दें कि PV टू द पावर गामा, PV टू द पावर गामा इज इक्वल टू C। तो ये दोनों वेरिएबल तो है, लेकिन P और V में कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है? इसके लिए आप यहाँ आओ टेबल पे। पहले V लिखा है वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम क्या है? 50। तो प्रेशर क्या था? 64.7। वॉल्यूम बदला, 60 हुआ, प्रेशर ये हुआ। वॉल्यूम 70 हो गया, प्रेशर बदल गया। वॉल्यूम 90 हो गया, प्रेशर बदल गया। यानी प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है? वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है। यानी P जो है वो डिपेंडेंट होगा किस पे? V पे। तो P यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल है, V यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये कंफर्म है कि P हमारा जो है वो डिपेंडेंट है। P नीचे लिखा है डिपेंडेंट है, ऊपर V इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो वैसे भी एक कुछ टेक्निक और आपको ऐसे देख के बता दिया, और कुछ टेक्निक आप देख सकते हैं, मैं आपको हिंट कर दूं। जैसे कोई इक्वेशन y इज इक्वल टू fx लिखा जाता है, ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ये डिपेंडेंट होता है y। तो इसके लिए टेबल कैसे बनाते हैं? राइट टेबल कैसे बनती है? पहले x फिर y, यानी पहले इंडिपेंडेंट लिखा जाए, जो डिपेंडेंट होता है वो सबसे नीचे जाता है यहाँ। तो आप इससे कंपेयर करो तो x इंडिपेंडेंट होता है, तो x की जगह पहले क्या है? v, ये इंडिपेंडेंट हो गया, ये वेरिएबल इंडिपेंडेंट हो गया। y की जगह है p, p हमारा डिपेंडेंट हो गया। तो ध्यान रखना है इस पूरी प्रॉब्लम में जो p है ये डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट। यानी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा लेफ्ट साइड रखते हैं, इक्वेशन लिखते समय लेफ्ट साइड में रखते हैं। तो जो P का टर्म आएगा इस पूरी प्रॉब्लम में, P के टर्म को हम लेफ्ट रखेंगे। अगर V यहाँ होता, P यहाँ होता तो V डिपेंडेंट हो जाता, V डिपेंडेंट हो जाता तो V के टर्म को हम लेफ्ट रखते। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसी को हमको y एज्यूम करना है, स्ट्रेट लाइन बनाते समय उसी को y एज्यूम करना है। तो प्रॉब्लम पे चलते हैं। प्रॉब्लम हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान देंगे। सॉल्यूशन, इसकी फिटिंग करना है, इसको लिख लेंगे। गिवन कर्व इज क्या है? P इंटू V टू पावर गामा इज इक्वल टू C। क्वेश्चन नंबर 1, इसकी फिटिंग करना है। क्या करेंगे? टेकिंग लॉग टू द बेस 10 ऑन बोथ साइड, वी गेट log of P
टू द बेस 10 प्लस गामा लॉग ऑफ v टू द बेस 10 इज इक्वल टू लॉग ऑफ c टू द बेस 10। अब ध्यान रखना है कि इक्वेशन हमको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाना है, तो y किसको कंसीडर करेंगे? y इज इक्वल टू a प्लस वी एक्स स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, जिसमें y हमारा क्या होता है? y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो यहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? p। तो log p का जो टर्म है इसको y मानेंगे। अगर v मेरा डिपेंडेंट होता, सपोज करो p की जगह v की जगह p होता है यहाँ, तो अगर v मेरा डिपेंडेंट होता तो y हम किसको मानते? log v को y मानते, log v को y कंसीडर करते। लेकिन यहाँ हमारा p डिपेंडेंट है, इसलिए हम log p को y कंसीडर करेंगे। y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, इस तरह का हम इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा उस साइड क्या जाएगा, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है log p, ये तो लेफ्ट रहेगा, यानी ये जो इंडिपेंडेंट है ये जाएगा उधर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस shows that log of, या नेक्स्ट लाइन लिख लेंगे, दिस shows that, यहाँ लिख लेंगे दिस shows that, ये तो डिपेंडेंट है, ये तो इधर ही रहेगा, log of p टू द बेस 10 इज इक्वल टू, उधर क्या जाएगा? ये जाएगा। यहाँ क्या है? log ऑफ c टू द बेस 10, इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस गामा log ऑफ c टू द बेस 10। जो डिपेंडेंट वेरिएबल टेबल में है उसी की जगह y हमें कंसीडर करना है। अब p हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे जैसे प्रेशर बदलेगा वैसे वैसे उसका log भी बदलता जाएगा, हर p का log अलग अलग आएगा। तो इसको हम एक नया डिपेंडेंट वेरिएबल मान लेंगे, इसको हम log p को y कंसीडर कर लेंगे, स्मॉल y हमने ले लिया। c कांस्टेंट है तो उसका log भी कांस्टेंट होगा, इसको स्मॉल a ले लिया। यहाँ वेरिएबल क्या है? सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे v आएगा, दैट इज v, कैपिटल v। यहाँ कांस्टेंट क्या है? गामा कांस्टेंट है, तो माइनस गामा, इसको हम नए कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। माइनस गामा को हमने v कंसीडर कर लिया। यहाँ आएंगे, v क्या है? v हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो जैसे जैसे v बदलेगा वैसे वैसे उसका log भी बदलेगा, यानी इस पूरी क्वांटिटी को एक नए वेरिएबल से हम रिप्लेस कर सकते हैं। वो नया वेरिएबल इंडिपेंडेंट होगा, उसको हम ले लेते हैं स्मॉल x। ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा 2। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन आ गई, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिल गया, इसकी फिटिंग कर देंगे, विच इज एन इक्वेशन ऑफ straight line and where small y क्या है? that is log of capital P to the base 10, small x क्या है? that is log of capital V to the base 10, small a क्या है? small a is equal to log of c to the base 10 एंड स्मॉल v क्या है? गामा माइनस गामा है। यहाँ ध्यान देंगे, हमको फिटिंग इसकी करनी है, पी बी टू दी पावर गामा इज इक्वल टू सी, इसकी फिटिंग करनी है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट गामा सी है, हमको इन दोनों की वैल्यू निकालना है। ए बी से काम नहीं चलेगा, हमको गामा सी से काम चलेगा मेरा। जब इसकी फिटिंग कर देंगे, इसकी दो नॉर्मल इक्वेशन होंगी, उससे स्मॉल ए बी की वैल्यू आएगी, उसको यहाँ रख देंगे तो हमको गामा और सी मिल जाएगा। अगर इस सी का log ए है, स्मॉल ए है, तो स्मॉल ए का उल्टा बोलेंगे, स्मॉल ए का एंटी लॉग क्या होगा? कैपिटल सी होगा, यानी कैपिटल सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ स्मॉल ए। यहाँ से b इज इक्वल टू माइनस गामा, तो गामा इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज इक्वेशन नंबर, इसका नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। यानी हमारा 3 क्या है? हमारा इक्वेशन 3, ये इतना क्या है? 3, दैट इज इक्वेशन 3। देखते हैं इसकी फिटिंग हम कैसे करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन की, स्ट्रेट लाइन की फिटिंग से हमको क्या मिलेगा? हमको स्मॉल ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी।
तो इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिख लेंगे। द नॉर्मल इक्वेशंस फॉर टू आर क्या है, समेशन स्मॉल वाई इज इक्वल टू स्मॉल एन ए प्लस स्मॉल बी समेशन एक्स, दैट इज इक्वेशन 4। सेकेंड नॉर्मल इक्वेशन इज समेशन स्मॉल एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू ए समेशन स्मॉल एक्स प्लस बी समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 5। हियर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, दैट इज डेटा अगर देखेंगे तो v की वैल्यू डेटा में कितने ऑब्जर्वेशंस दिए थे, 50, 60, 70, 90, 100 कितने दिए थे, कुल 5 डेटा दिया था। तो स्मॉल n की वैल्यू 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज 5। अब टेबल में हमको केवल p और v दिया है, लेकिन यहाँ नॉर्मल इक्वेशन में वैल्यू रखना है स्मॉल x स्मॉल y में। तो हम जो टेबल दिया है प्रॉब्लम में कैपिटल P और कैपिटल V, उसके हेल्प से स्मॉल x और y निकाल लेंगे। कहाँ मिलेगा, इस सब्स्टिट्यूशन से स्मॉल x मिलेगा, यानी कैपिटल V का अगर लॉग ले ले बेस 10 पे तो स्मॉल x मिल जाएगा, कैपिटल P का लॉग लेके बेस 10 पे लिखें तो स्मॉल y मिल जाएगा। तो स्मॉल x और y निकालने के लिए हमको एक टेबल की ज़रूरत पड़ेगी, वो टेबल हम बना लेंगे। उस टेबल से वैल्यू इस नॉर्मल इक्वेशन 4, 5 में रख देंगे, हमारा नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो P और V दिया है, उस P और V के हेल्प से हम इस नॉर्मल इक्वेशन में सारे लोगों की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमको एक नेक्स्ट टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल में यहाँ V दिया है इंडिपेंडेंट, पहले V की वैल्यू है, फिर कैपिटल P की वैल्यू दिया है, फिर हमको चाहिए क्या, स्मॉल x। स्मॉल x किसको हमने माना था, लॉग ऑफ कैपिटल V को माना था, टू द बेस 10। फिर इसमें हमको क्या चाहिए, फिर हमको इसमें स्मॉल y चाहिए। तो स्मॉल y की वैल्यू लॉग ऑफ कैपिटल P टू द बेस 10, यानी स्मॉल x स्मॉल y हमको यहाँ से लॉग ले लेंगे P और V का, तो मिल जाएगा। चाहिए क्या, समेशन x समेशन y समेशन एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वाई। यहाँ एक कॉलम और बढ़ाएंगे, एक्स स्क्वायर स्मॉल एक्स जो आएगा उसका स्क्वायर कर लेंगे और स्मॉल एक्स इंटू वाई का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ये टेबल हमको कंप्लीट ये मिल जाएगी। तो टेबल कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट टेबल, प्रॉब्लम में पी और वी की वैल्यू दी है, वहाँ से हम लिख लेंगे पी और वी की वैल्यू। तो कंप्लीट टेबल क्या होगी, हमको नेक्स्ट कंप्लीट टेबल ये प्राप्त होगी। तो ये कंप्लीट टेबल हमको मिल जाएगी। सारा डेटा यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ये जो v की वैल्यू दी है सबका लॉग लेंगे बेस 10 पे, तो स्मॉल x मिलेगा। इस p की जो वैल्यू दी है इसका बेस 10 पे लॉग ले लेंगे तो स्मॉल y मिल जाएगा। इस स्मॉल x का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, इस स्मॉल x इंटू वाई करेंगे ये कॉलम मिल जाएगा। सबका टोटल निकालेंगे, स्मॉल x का समेशन, स्मॉल y का टोटल, स्मॉल x स्क्वायर का टोटल, x इंटू वाई का टोटल। तो हमको ये समेशन वाली वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ये वैल्यूज़ उठा के हम इक्वेशन 4 जो नॉर्मल इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का लिखे हैं उस नॉर्मल इक्वेशन 4 में हम और 5 में रख देंगे तो हमको नेक्स्ट इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू 5 है। तो पुटिंग ऑल दीज वैल्यू इन इक्वेशन 4 एंड 5 वी गेट फॉलोइंग इक्वेशंस। नेक्स्ट, सो फ्रॉम इक्वेशंस 4 एंड 5 ये नॉर्मल इक्वेशन से क्या मिलेगा, वी गेट समेशन y इज इक्वल टू, फर्स्ट नॉर्मल इक्वेशन क्या थी, समेशन y मीन्स 8.43387 इज इक्वल टू n मीन्स 5, a मीन्स स्मॉल a अननोन, प्लस b समेशन x मीन्स 9.27646 b, that is equation 6. And second is
summation x into y, that is 15.62954 is equal to a summation x, means 9.27646 a plus b summation x square, means 17.27176 into b, that is equation number 7. Solving these two equations, we get the value of unknown small a and small b. Solving equations 6 and 7, we get small a is equal to 2.22475 and small b is equal to minus 0.289972. That is the value of small a and b. ध्यान देंगे कि हमको फिटिंग स्मॉल ए और बी की वैल्यू ही नहीं निकालना था और आगे चलना है। क्या? क्योंकि फिटिंग हमको पी बी टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी की करना है, तो हमको गामा और सी की वैल्यू फाइनली चाहिए, यहाँ नहीं रोकना है प्रॉब्लम को। तो अब हम आगे चलते हैं कांस्टेंट गामा सी की वैल्यू निकालने। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन 3 अभी हमने इसके पहले लिखा था, रफ कर दिया। इक्वेशन 3 अगर देखें तो इक्वेशन 3 था क्या, तो यहाँ लिख सकते हैं नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या था? स्मॉल ए किसको कंसीडर किया था? लॉग सी को। तो सी की वैल्यू क्या होगी? एंटी लॉग ऑफ स्मॉल ए। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 कैपिटल सी इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ स्मॉल ए, दैट इज एंटी लॉग of small a means 2.22475। इसका एंटी लॉग कैलकुलेटर से निकाल लेंगे तो c की वैल्यू हमको मिल जाएगी। c की वैल्यू होगी 167.379। That is the value of कैपिटल C। अब एक कांस्टेंट कैपिटल C की वैल्यू आ गई, लेकिन हमको वैल्यू अभी निकालना है गामा की। तो इक्वेशन 3 ध्यान में रखेंगे तो गामा इज इक्वल टू क्या था? एंड गामा इज इक्वल टू था माइनस बी। बी की वैल्यू यहाँ आई है निगेटिव, ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो दिस इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 0.289972, दैट इज द वैल्यू ऑफ गामा। इस गामा और सी की वैल्यू को हम लोग बेस्ट फिट वैल्यू बोलेंगे। गामा और सी की वैल्यू यही हमको निकालना था, यानी जो कर्व की फिटिंग करना था पी बी टू द पावर गामा इक्वल टू सी, इसमें इस कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए थी। तो डेटा के हेल्प से हमने निकाला। Again from 1 we get P into V to the power gamma, gamma means 0.289972 is equal to C. C means 167.78379, which is required best fit of the given curve, that is answer। विच इज रिक्वायर्ड, यहाँ लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड बेस्ट फिट ऑफ द गिवन कर्व, दैट इज कंप्लीट आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो ये एक्सपोनेंशियल कर्व पे, फिटिंग ऑफ एक्सपोनेंशियल कर्व पे हमने 2 टाइप की प्रॉब्लम बनती है, दोनों हमने करवा दिया है। तो नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम है जो आपसे हम डिस्कस करना चाहते हैं, उसको आप खुद घर पे करेंगे।
तो यहाँ पे हम लोग इस टॉपिक पे कुछ और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, जिस पे प्रॉब्लम खूब पूछी जाती है, इम्पॉर्टेंट भी है। कुछ कर्व यहाँ पे हमने लिखा है कि ड्राइव द नॉर्मल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कर्व। ड्राइव द नॉर्मल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग कर्व। फर्स्ट है y इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन एक्स प्लस सी वन रूट एक्स। सेकेंड इज y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। थर्ड इज y इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर। एंड लास्ट फोर्थ 2 टू द पावर x इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, इस पर प्रॉब्लम भी आती है, इसकी नॉर्मल इक्वेशन भी निकालने के लिए आती है। तो अगर इस कर्व के लिए एक्स वाई की वैल्यू दी हो, इन सारे कर्व को किसी डेटा पे फिट करना हो, तो सेम प्रोसीजर में फिट करोगे। जैसे कैसे नॉर्मल इक्वेशन ड्राइव करोगे, ये लॉग लेने से काम नहीं चलेगा, एक्सपोनेंशियल कर्व नहीं है, इन सबकी नॉर्मल इक्वेशंस निकालना पड़ेगा। ड्राइव द नॉर्मल इक्वेशंस। अब हमने स्ट्रेट लाइन की नॉर्मल इक्वेशन बताया निकालने, पैराबोला की बताया, सेम उसी प्रोसीजर से इन सब की नॉर्मल इक्वेशन निकाल के ट्राई कर लोगे, क्योंकि प्रॉब्लम तभी कर पाओगे, कर्व की फिटिंग किसी डेटा पे आप तभी कर पाओगे जब आपको नॉर्मल इक्वेशन या तो याद हो और या तो आपको नॉर्मल इक्वेशन निकालने आता हो। तो अगर नॉर्मल इक्वेशन नहीं याद है, निकालने भी नहीं आता, तब प्रॉब्लम आप नहीं कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस करना है कि इन सब कर्व की नॉर्मल इक्वेशन, जैसे बहुत सारे कर्व की नॉर्मल इक्वेशन याद कर पाना तो बड़ा मुश्किल है, तो क्या करेंगे, कहीं रफ और फट से हम 2 लाइन में निकाल के चेक कर सकते हैं कि इन सारे कर्व की नॉर्मल इक्वेशंस क्या आएगी। तो मैं हिंट कर रहा हूँ कि इसकी नॉर्मल इक्वेशंस आप निकाल लेंगे तो प्रॉब्लम आप कर लेंगे। अब जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट है ये, इसकी कितनी नॉर्मल इक्वेशंस आएंगी, 2 आएंगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट क्या है, सी नॉट और सी वन यहाँ पे कांस्टेंट है। 2 नॉर्मल इक्वेशन आएगी, इसको आप निकाल लेंगे। इसकी नॉर्मल इक्वेशन, यहाँ भी 2 कांस्टेंट ए और बी है, इसकी भी 2 नॉर्मल इक्वेशंस आएंगी, ये भी आप निकालेंगे। इसकी नॉर्मल इक्वेशंस, ये कर्व है, यहाँ थोड़ा सा बुद्धिमानी आप कर सकते हैं, ये तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसे देखिए, अगर इसका हमें निकालना होता तो ये वास्तव में है क्या, अगर इसी में हम 1 अपान स्मॉल x को कैपिटल X कंसीडर कर लेते, यहाँ से क्या मिल जाएगा, ये कंसीडर करेंगे तो y इज इक्वल टू ए प्लस बी कैपिटल X प्लस सी कैपिटल X स्क्वायर। इससे आप परिचित हैं, ये होता है सेकेंड डिग्री पैराबोला। सेकेंड डिग्री पैराबोला का नॉर्मल इक्वेशन आपको याद होना चाहिए, कैपिटल X और स्मॉल y के फॉर्म में है। देखिए इसकी नॉर्मल इक्वेशंस मैं लिख रहा हूँ। नॉर्मल इक्वेशंस क्या होती है, समेशन स्मॉल y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी समेशन कैपिटल X, ये इसका लिख रहा हूँ, इसका प्लस सी समेशन कैपिटल X स्क्वायर। दूसरा समेशन कैपिटल X इंटू स्मॉल y इज इक्वल टू ए समेशन कैपिटल X प्लस बी समेशन कैपिटल X स्क्वायर प्लस सी समेशन कैपिटल X क्यूब। नेक्स्ट समेशन कैपिटल X स्क्वायर इंटू स्मॉल y इज इक्वल टू ए समेशन कैपिटल X स्क्वायर प्लस बी समेशन कैपिटल X क्यूब प्लस सी समेशन कैपिटल X पावर 4। ये पहली नॉर्मल इक्वेशन है पैराबोला की, दूसरी है, तीसरी है। इस पैराबोला की नॉर्मल इक्वेशन ये तीनों हैं। अगर इसकी नॉर्मल इक्वेशन ये तीनों हैं तो इसकी क्या होगी, इसमें और इसमें अंतर क्या है कि कैपिटल X की जगह अगर 1 अपान स्मॉल x रख दे तो इसकी नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी। यानी अगर इसी नॉर्मल इक्वेशन में यहाँ कैपिटल X की जगह 1 अपान स्मॉल x रख दें तो इसकी नॉर्मल इक्वेशन हमको मिल जाएगी। क्या मिलेगी, कैपिटल X की जगह 1 अपान स्मॉल x रख दें, स्मॉल x, यहाँ 1 अपान स्मॉल x स्क्वायर, यहाँ 1 अपान स्मॉल x क्यूब, यहाँ 1 अपान स्मॉल x स्क्वायर, यहाँ 1 अपान स्मॉल x, यहाँ y अपान x, ये आ जाएगा, यहाँ y अपान x स्क्वायर आएगा,
यहाँ 1 स्मॉल एक्स स्क्वायर आएगा, ये सारा यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिएगा, और यहाँ 1 स्मॉल एक्स क्यूब आ जाएगा, यहाँ 1 स्मॉल एक्स पावर 4 आ जाएगा। ये सब्स्टिट्यूशन लगाए थे, ये आ गया। ये किसकी नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी, अब देख लो, इसकी मिल जाएगी। तो हम सब्स्टिट्यूशन पैराबोला के नॉर्मल इक्वेशन में लगा के हम इसकी नॉर्मल इक्वेशन ये मिल जाएगी। तो ये निकालने की जरूरत नहीं, पैराबोला की याद है, सब्स्टिट्यूशन लगा के निकाल सकते हैं। अब लास्ट पे आते हैं, इसकी नॉर्मल इक्वेशन। इसकी नॉर्मल इक्वेशन क्या होगी? अब इसमें कहोगे डिपेंडेंट वेरिएबल y कहाँ चला गया, तो y किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है, यानी इसको y मान लो, क्या कंसीडर कर लो y, तो इधर क्या बन गया, y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यह है क्या, इसको ऐसे लिख लो ना, अभी दिखने लगे क्या है, c प्लस bx प्लस ax²। क्या दिखा क्या, दैट इज पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अभी जो लिखा था हमने क्या कराया, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर, ये रटवा दिया कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। इसमें अंतर क्या है, जहाँ a जहाँ c वहाँ a, b की जगह b है, जहाँ c वहाँ a, यानी a और c का अंतर है, जहाँ c है वहाँ a है, जहाँ a है वहाँ c है। तो इसका याद है पैराबोला का, इसकी नॉर्मल इक्वेशन 3 होगी, अभी हमने लिखा था, इसका याद है। जो इसकी होगी उसमें a की जगह c कर देना, c की जगह a कर देना, इसका मिल जाएगा। और y की जगह फाइनली क्या रख देंगे, जो ये कंसीडर किए, ये y की जगह y की, इसके आप ऐसे करो कि इसको c कर दो, इसको a कर दो, इसकी नॉर्मल इक्वेशन लिख लो ये, और जो आएगी 3 नॉर्मल इक्वेशन, उसमें y की वैल्यू क्या रखना है, 2 टू द पावर x कर देना है, नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी। अगर इसको फिट करना है तो जो टेबल दिया होगा उस टेबल से एक नई टेबल बना लेंगे अपने नॉर्मल इक्वेशन के अकॉर्डिंग, किस चीज़ की वैल्यू पूछी जा रही है, वो टेबल से वैल्यू निकाल के इनके नॉर्मल इक्वेशन रख के सॉल्व करेंगे। ये सब कांस्टेंट ए बी सी जो कांस्टेंट है सबकी वैल्यू आएगी, रख देंगे, बेस फिटिंग मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ इंपॉर्टेंट था, कुछ कर्व 4 थे जो बार बार पूछे जाते हैं एक एक ट्यूब के मैथ्स 4 में, तो वहाँ पे हम लोग इसको जानना ज़रूरी था। इसमें इंपॉर्टेंट था कि इन सब की नॉर्मल इक्वेशन कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मल इक्वेशन आप ट्राई कर लेना, 2 की हमने हिंट कर दिया, लास्ट 2 की, ये आसान था करना, इसको तो डिराइव करना पड़ेगा क्योंकि याद नहीं रख सकते, डिराइव कर लेंगे। और फिटिंग इस पर आप किताब में प्रॉब्लम देख के कर सकते हैं, किताब में प्रॉब्लम कर लेंगे, कंप्लीट आपका कर फिटिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे कर फिटिंग फिनिश हो जाती है। हम लोग इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन की।